हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 16, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। पिछली वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक प्रतिरोधी को जाना था और भी इससे संबंधित इसके अलावा हमने कोई जो है टॉपिकों को कवर किया था, जैसे प्रतिरोधी, प्रतिजैविक और रोगाणुनाशी और इसके अलावा प्रति सूक्ष्म जैविक, अस्वापक औषधि, स्वापक औषधि और ये पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, ये सब हमने इसमें जाने। आज इस वीडियो में हम इससे इसी संबंधित जो अभी हमने पढ़ा कुछ रीजनिंग के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न बन के हमारे लिए आते हैं। तो प्रश्न है कि क्या फिनोल का उपयोग प्रतिरोधी, इसी को बच्चों प्रतिरोधी बोलते हैं, और जीवाणुनाशक यानी संक्रमणहारी, इसी को संक्रमणहारी भी बोलते हैं, तो याद रखना है आपको। तो प्रतिरोधी यानी प्रतिरोधी, जीवाणुनाशक, संक्रमणहारी, विसंक्रामी, है ना, और कीटाणुनाशक, ये सब एक ही चीज़ हैं। तो इनका रूप में उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग? फिनोल का। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। कब किया जा सकता है? इसके लिए कंडीशन है कि यदि जब फिनोल की सांद्रता 0.2% होती है, परसेंट होती है, तो उसे हम प्रतिरोधी के रूप में उपयोग करते हैं। और जब 1% होती है फिनोल की मात्रा, तो उसे हम जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो फिनोल एक तरह का, हम अगर हाथ में लेते हैं और हाथ से हाथ धोते हैं तो जलन उत्पन्न होगी, क्योंकि इससे जो है फर्श वगैरह साफ करने का काम किया जाता है। फर्श है, घरों की सफाई है, ठीक। 1% मात्रा जब ज़्यादा मात्रा होती है, लेकिन जब कम मात्रा होती है तो यही जो है दवाई के रूप में काम करती है और इससे हम हाथ धोने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और फिर इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में भी कर सकते हैं जब बहुत ही कम मात्रा होती है तब। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी और जीवाणुनाशक या संक्रमणहारी या विसंक्रामी दोनों की तरह कार्य करता है। तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? वो फिनोल। तो अगला प्रश्न हमारा इसी का है कि एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिससे प्रतिरोधी तथा संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो फिनोल। फिनोल एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक अर्थात प्रतिरोधी की तरह, कब? जब 0.2% विलयन होता है का उपयोग किया जाता है, तथा संक्रमणहारी की तरह 1% विलयन भी कार्य करता है। तो जब 1% विलयन होता है फिनोल का तो संक्रमणहारी की तरह कार्य करेगा, और जब 0.2% होगा तो प्रतिरोधी की तरह कार्य करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद आता है डेटॉल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं या संघटक कौन कौन से। मतलब ये कि डेटॉल जो आप सब जानते हैं, डेटॉल साबुन आता है, डेटॉल का सैनिटाइज भी आता है हाथ धोने के लिए। तो डेटॉल में ऐसी कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से रासायनिक यौगिक उसमें मिले होते हैं जिससे डेटॉल बनता है। तो उसमें 2 पदार्थ मिले होते हैं बच्चों, जिनमें से एक का नाम है क्लोरोजाइलेनॉल और दूसरा है टर्पिनॉल। ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे प्रश्न है रीजनिंग वाले। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि आयोडीन टिंचर क्या है, इसके क्या उपयोग हैं। तो आयोडीन टिंचर रसायन में देखिए बच्चों एक विलयन होता है, और ये क्या है? तो इसमें एल्कोहल विलायक होता है, मतलब एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें दूसरी चीज़ें घुली रहती हैं। तो क्या घुला होगा? तो टिंचर आयोडीन एल्कोहल तथा जल का, किस चीज़ का? एल्कोहल भी होता है और जल भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। 2 से 3% एल्कोहल तथा जल का 2 से 3% विलयन है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो घाव में किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में या उन्हें मारने के लिए किया जाता है। तो ये इसका उपयोग है। और आयोडीन टिंचर दोनों का क्या है? मिश्रण है, दोनों का विलयन है, 2 से 3% विलयन। ठीक है, तो ये था हमारा आयोडीन टिंचर। तो एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न जरूर हैं, ये रीजनिंग में विकल्प में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखने को मिलता है। तो प्रशांतक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रशांतक को इंग्लिश में ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, और ये ऐसी औषधियाँ हैं बच्चों जो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और इन औषधियों का उपयोग क्या करते हैं बच्चों? तनाव कम करने, मानसिक बीमारियों को उपचार में करते हैं। उन्हें औषधियों को हम क्या कहते हैं? प्रशांतक कहते हैं। और इनका उपयोग तनाव, थकावट, चिंता, मानसिक बीमारियों में किया जाता है। जो मानसिक संबंधित बीमारी होती हैं जिसमें थकावट आ जाती है, चिंता हो जाती है, तनाव होता है, ठीक, डिप्रेशन होने लगता है ना, हिंसात्मक हो जाते हैं व्यक्ति, तब इनका उपयोग किया जाता है। इनको लेने के बाद
व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है, यानी अच्छा होने की सब भावनाओं को ये प्रेरित करके चिंता तनाव और उत्तेजना से क्या कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। और यह नींद की गोली का भी मुख्य या आवश्यक घटक होते हैं। मतलब नींद की गोलियां जो आती हैं, जिनको नींद नहीं आती, तो उनके लिए भी यही दवाइयाँ उसमें मिली होती हैं, जिसकी वजह से वो आराम से उसको टेंशन फ्री होकर और सो जाते हैं, नींद लग जाती है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इप्रोनाइजिड और फिनालाजिन और बेलियम, जिसको डाइजेपाम भी बोलते हैं, और सेरोटोनिन इनके मुख्य उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रकार पर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। वैसे बच्चों यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये प्रकार इसके निश्चित नहीं है, अब प्रशांतक कई प्रकार में मिल सकते हैं। यहाँ पर 2 आपको मुख्य दिए हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं सामक और जो दूसरा है प्रतिनिराशक, जिसको हम इंग्लिश में एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। ठीक, सामक को सेडेटिव बोलते हैं। तो सामक क्या होता है, तो ये औषधियाँ ऐसे रोगियों को दी जाती हैं जो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, और यह निंद्रा भी उत्पन्न करते हैं, मतलब इनसे नींद भी आती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है डाइजेपाम और इक्वेनल। इसके बाद हम आते हैं हमारे इसी का जो दूसरा प्रकार है प्रतिनिराशक। यहाँ पर बच्चों इंग्लिश स्पेलिंग ये आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पर इसकी जगह पर आपको एंटी डिप्रेसेंट लिखना है। एंटी डिप्रेसेंट, DEPRESENT, एंटी डिप्रेसेंट, इसको इंग्लिश में एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। और ये औषधियाँ अति निराशा और आत्मविश्वासहीनता की स्थिति में दी जाती हैं। मतलब जब व्यक्ति अपने आप पे विश्वास खो देता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब ये नहीं हो सकता, और अपने आप पे उसको विश्वास नहीं रहता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस स्थिति में ये जो प्रशांतक औषधियाँ, जिसका प्रतिनिराशक औषधियाँ होती हैं, जिसमें निराशा आ जाती है, तो इन औषधियों को दिया जाता है। जैसे इनको एग्जाम्पल है कोकेन, बाइटिलिन आदि। इसके अलावा और एग्जाम्पल आप बुकों में से भी बच्चों और भी देख सकते हैं, ये खास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक नोट है आपके लिए कि बारबिट्यूरिक अम्ल तथा उनके जो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कि उनके व्युत्पन्न क्या हैं, बैरोनल, ल्यूमिनल, सैकोनल, एमिटल, नेम्बुटल आदि, ये सभी टैबलेट्स या औषधियों के नाम हैं। बारबिट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न होते हैं। इन प्रशांतकों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं, जिन्हें हम बारबिट्यूरेट कहते हैं, और इसका उपयोग निंद्राकारी के रूप में अर्थात नींद लाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न। अनिद्राग्रस्त रोगियों को चिकित्सक नींद लाने वाली गोलियों का परामर्श देते हैं, परंतु बिना चिकित्सक से परामर्श लिए इनकी खुराक लेना उचित नहीं है। क्यों? मतलब कि जो अनिद्राग्रस्त, मतलब जिनको वो जो नींद नहीं आती है, ऐसे रोगियों को चिकित्सक जो डॉक्टर रहते हैं वो नींद वाली गोलियां लेने की सलाह दे देते हैं, परंतु बिना चिकित्सक से परामर्श लिए आपको नींद की खुराक नहीं लेना चाहिए या उचित नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि नींद वाली गोलियाँ जो है प्रशांतक या प्रति अवसादक होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती हैं और चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना से मुक्ति दिलाती हैं, परंतु इन्हें डॉक्टर की देखरेख में और अनुशासित मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर आप इनको अनुशासित मात्रा और डॉक्टर की देखरेख में उनकी परामर्श से नहीं लेते हैं तो इनकी अनियंत्रित, मतलब आपको फिक्स पता नहीं कि कितनी मात्रा लेना है, और अगर हमने इसकी अधिक मात्रा ले ली तो वो शरीर और दिमाग, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और दिमाग तंत्रिका तंत्र से ही चलता है, तो दिमाग और आपका जो शरीर है दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा लेने पर यह विष का कार्य करती हैं या करने लगती हैं। तो ये थे बच्चों कुछ रीजनिंग वाले प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेग मंच पर। धन्यवाद।